अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप देख भी पाएँ इसको बर वक्त, क्योंकि सूरत हाल पाकिस्तान में तो ऐसा ही है कि इंटरनेट को फिर से बंद कर दिया गया है या उसमें तातुल डाल दिया गया है ताकि जो पीटीआई का वर्चुअल जलसा है इस वक्त उसको ज़्यादातर लोग सुन ना पाएँ, उसमें एक रुकावट का शिकार रहें। तो उसके क्या असरात होंगे इस पे भी बात करेंगे, और ख़ास तौर पर जो उसकी भोंडी सी एक तौजीह पेश की जाती है उससे तो बंदा और जिसको कहते हैं ना सड़ जाता है, वो वाला हाल होता है कि भाई इसकी भी ज़रूरत क्यों पेश आती है आपको। ना ही ऐसी तौजीह दिया करें, पता सबको ही है कि क्यों हुआ और कैसे हुआ और किस वजह से हुआ, तो बिला वजह अपने आप को गालियां पड़वाने का पता नहीं क्यों इनको शौक है। तो थोड़ा बात करेंगे जी इस पर, और उसके बाद जनाब कुछ बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने क्या आज गुफ्तगू की है जेल में सहाफ़ियों के साथ, और कुछ एक दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो डिस्कस करूंगी आपके साथ। इलेक्शन अपडेट्स शेयर करेंगे, कौन इन हो रहा है कौन आउट हो रहा है। पीटीआई की ओवरऑल जो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन है उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ हुई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आपको बताएंगे जनाब कि एक बड़े तरीके के साथ फिर से एक जिसको कहते हैं कैंपेन सी स्टार्ट की गई है, और बात ये की जा रही है कि जी कोई और 9 मई होने वाला है और पीटीआई के लोग जो है इसके लिए प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ सी एक वारदात की कोशिश है, इसके ऊपर बात करते हैं आपके साथ तफसीली। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा इंटरनेट की बंदिश की बात हो जाए। इंटरनेट जो है पाकिस्तान में, मैंने आपको एक दिन पहले ही वीलॉग में बता दिया था, जो सेकंड लास्ट मेरा वीलॉग था, कि ये बंद होगा। ये कोई ऐसा मेरे पास इल्हामी इल्म नहीं था, बल्कि ऑब्वियस था, क्योंकि पहले भी पीटीआई ने 2 मरतबा जब वर्चुअल जलसा करने की कोशिश की तो इसी तरीके से इंटरनेट में तातुल डालकर कोशिश की गई कि उसे मुतासिर किया जा सके, लोग उसको ज्वाइन ना कर सकें। फंड रेजिंग भी इससे वो करते हैं, तो फंड रेजिंग में उनको प्रॉब्लम हो, तो इस तरह की जो है हरकतें की जा रही थी, और उसी की तनाजुर में मैंने ये प्रेडिक्ट किया था कि इस जलसे में भी ऐसा ही होगा, और मेरी तवक्कुआत के मुताबिक ऐसा ही हुआ। जैसे ही पीटीआई का वर्चुअल जलसा स्टार्ट होने को था, फ़ौरन ही हमने देखा कि एकदम जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनके ऊपर इंटरनेट की रफ्तार सुस्त पड़ गई, कहीं पे तो बिल्कुल बंद हो गई, और फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल हुई लोगों को इंटरनेट पर ज्वाइन करने में। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पर, और इसी तरीके से जो इंस्टाग्राम और दीगर जहाँ जहाँ पर भी मुख्तलिफ ऐप्स के थ्रू ये जलसा दिखाया जाना था, आप शामिल हो सकते थे, वहाँ पर यही सूरत हाल बनी। तो ये एक इंतहाई भोंडी सी हरकत है पहले तो, क्योंकि पीटीआई के सिर्फ लोग तो नहीं हैं जो कि सब के सब बैठे इसी जलसे का इंतज़ार कर रहे हों, लेकिन आप उन चंद लाख, चलिए बहुत भी बड़ी बात होगी, चंद लाख लोग होंगे जो इस जलसे में शिरकत करते या इसको देखते, आपने उनके पीछे करोड़ों लोगों को मुतासर कर दिया है। और वो सिर्फ यही नहीं है कि जो नॉर्मल सारिफ हैं जो कि एक दूसरे से राब्ते के लिए इन ऐप्स को यूज़ करते हो, बल्कि इससे जुड़ी बहुत बड़ी एक बिजनेस कम्युनिटी है जो मुतासर होकर रह जाती है। तो अब आप देख लें कि कितना कुछ है जो सिर्फ ऑनलाइन आप ऑर्डर कर रहे हैं और ऑनलाइन आपके मामलात तय हो रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों की क्लासेस होती हैं, बहुत सारे लोग अपनी बिजनेस मीटिंग्स ऑनलाइन कर रहे होते हैं। तो कितना लोगों को आपने परेशान किया, किस तरह से आपने मुल्क के जो आईटी सेक्टर है उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन ये लोग इतने अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं कि ये लोग एक यानी सियासी एक्टिविटी को रोकने के लिए महज ये इस किस्म की हरकतें करते हैं कि मुल्क का नुकसान भी हो जाए तो हो जाए, अवाम ख्वार भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हमने नहीं होने देना। अरे भाई अल्लाह के बंदो, आप लोगों को इस तरह करने से कोई फ़र्क पड़ता है? कद्दू फ़र्क पड़ता है। क्या लोग उसके बाद पीटीआई का जलसा नहीं सुन पाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या उन तक मैसेज नहीं पहुंचेगा? क्या वो इमरान खान को भूल जाएंगे? क्या वो जिन्होंने वोट करना है क्या वो फिर वोट नहीं करेंगे? यानी अजीब आपकी एक मेंटालिटी है। ये तो सिर्फ एक सिक पर्सन की मेंटालिटी हो सकती है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से कुछ हासिल नहीं होता। अगर आप रुकावट डालेंगे क्या हो जाएगा? रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, लोग रिकॉर्डिंग में जाके सुन लेंगे कि क्यों कौन कौन आया जलसे में, क्या उसने बात की। तो ये कौन सी आप बड़ा तीर मार रहे हैं जी इस तरह, और मसल्स दिखा रहे हैं कि देखो जी हम क्या कर सकते हैं। तो ये शर्मनाक हरकतें हैं, और आप इस दौर में, इस आईटी के दौर में आप इस किस्म की छोटी हरकतें करके दुनिया को क्या मैसेज देते हैं कि आप किस तरह का मुल्क हैं, कि जहाँ पर सबसे पहली तो जो इससे जक पहुँचती है वो आपके बुनियादी इंसानी हुकूक को पहुँचती है, क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये मेरा राइट है, ये आपका राइट है, ये हम सब का राइट है। और जो कोई भी इसमें तातुल डालता है और जानबूझकर बदनीयती से डालता है तो वो तो मेरा मुजरिम ठहरता है इसमें।
تو سب سے پہلے تو یہ ایک آپ کے اوپر ایلیگیشن آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو لوگوں کا فائنینشیل نقصان ہوتا ہے وہ الگ، جو پاکستان کی ایک جگ ہسائی ہوتی ہے کہ یار یہ کس طرح کا ملک ہے. یعنی مقبوضہ کشمیر میں اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ وہ بار بار انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کہ جی لوگوں کو باہر پتہ نہ چل جائے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو پتہ نہیں کون سے دنیا میں رہتے ہیں آپ. پلیز نکل آئیں 80s سے، پلیز نکل آئیں 70 اور 80 کی دہائی سے، پلیز تھوڑا خود کو اپڈیٹ کر لیں. بہت آگے کی جنریشن ہے جس سے آپ کا واسطہ پڑ چکا ہے، تو خدا کا واسطہ ہے خود کو بھی تھوڑا اپڈیٹ کر لیں، یہ پرانی حرکتیں چھوڑ دیں. اور اگر کچھ آپ نے اگر اپنا کچھ کنٹرول باقی ہی رکھنا ہے، آپ نے طے کیا ہوا، تو کم از کم لڑائی کے کوئی نئے طریقے تو ڈھونڈ لیں. یہ بھونڈی حرکتیں، یہ لوگوں کو اٹھانا اور یہ اس طرح کے انٹرنیٹ بند کروانا اور اس کے پھر عجیب و غریب قسم کے بہانے بنانا، یہ چیزیں آپ کے لیے فیل ہو چکی ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. جو بندہ جس آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑا تھا وہ آج بھی وہیں کھڑا ہے. 2 سال میں آپ سر پٹخ پٹخ کے اپنے آپ کو زخمی کرتے گئے ہیں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا. سوری ٹو سے. تو یہ والی اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس وقت. اور اس کے بعد پی ٹی اے سے ایک میسج بھی کروایا جاتا ہے کہ جناب کچھ انٹرنیٹ کی بندش ایسے ہی کوئی پرابلم ہو گئی تھی جو اس وجہ سے ہو گئی، اب وہ پرابلم سالو ہو گئی ہے. پھر جی مرتضیٰ سولنگی صاحب آتے ہیں، وہ آ کے بتاتے ہیں کہ وہ ہو جی یہ کوئی نارمل سی کوئی ایسی کوئی ایشو آ گیا تھا، ٹیکنیکل فالٹ اس کی وجہ سے ہو گیا. مطلب کون سی دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو گدھا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سر کے اوپر کوئی سینگ ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بالکل ہی عوام آپ کی پاگلوں کی ہے، کوئی سردار کے جو آپ کے اس طرح کی باتوں پہ یقین کر لے. مطلب خدا کو مانے، کوئی خوف خدا کر لیں یار. آپ کیا لوگ ہیں؟ آپ اس سے بہتر چپ رہیں. اگر آپ نے یہ کاروائی ڈالنی بھی ہوتی ہے نا اس طرح کی مزہ کا خیز، تو چپ رہا کریں، یا آ کے توجیہ نہ دیا کریں کہ جی اس لیے ہو گئی. پتہ ساری دنیا کو ہے، وہیں آپ اپنے آپ کو گالیاں پڑھواتے ہیں یہ بتا کے کہ جی اس لیے ہم نے بند کیا تو اس لیے بند کیا. پتہ سب کو ہے کہ کس لیے بند کیا. یہ عجیب اتفاق ہے کہ یعنی جب بھی پی ٹی آئی کا ہی ہوگا تبھی جو ہے وہ شارک آ جاتی ہے کیبل کاٹنے کے لیے سمندر کے نیچے. جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے اسی وقت کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ جاتا ہے. تو کس کو آپ بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کون سے دور میں آپ جی رہے ہیں بھائی؟ تو یہ اب چیزیں جو ہیں آپ کی بیوقوف بنانے کی اب اصل میں کام نہیں کر رہی. اور جب انسان بوکھلاہٹ کا شکار ہوتا ہے تو وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے جو اس وقت ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہرحال جی دوسری طرف جس جنریشن سے پالا پڑا ہے ذرا اس کی بھی بات ہو جائے. اگلے پہلے انتظام کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی وی پی این کے تھرو کہیں سے جوائن کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور کوئی جس طرح بھی ریکارڈ کر کے دیکھ لے گا جس سے جیسے جس کا پاسبل، لیکن جس نے پہنچنا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آئی ٹی میں ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں آپ وہ چیک کریں. اب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے لیے ایک اسپیشل پورٹل ڈیزائن کر دیا ہے اور اس کو لانچ بھی کر دیا باقاعدہ اسی جلسے کے اندر. اور اس پورٹل کے ساتھ ہو گیا ہے کام آسان. وہ تمام سوالات جو بار بار لوگ کرتے تھے کہ جناب کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اوریجنل امیدوار کون سا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا نشان کون سا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ کون سے حلقے سے کون کھڑا ہوا ہے، تو یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو اس پورٹل سے مل سکتے ہیں. آپ کو صرف اپنا حلقہ نمبر پتہ ہونا چاہیے. ویسے تو عام طور پر سب کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کس حلقہ نمبر میں ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کا کچھ بدل گیا، بلکہ میرا خیال ہے ضرور چیک کر لینا چاہیے بیفور الیکشن، کیونکہ اس دفعہ کافی انہوں نے یہ جو حلقہ بندیاں چینج کی ہیں اس میں ادھر ادھر ہوئے ہیں لوگوں کے حلقے. تو آپ 8300 پر ایک سمپل میسج کرتے ہیں اور وہاں سے پھر آپ کو الیکشن کمیشن کے تھرو ایک میسج میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا حلقہ نمبر کہاں ہے، آپ کا پولنگ اسٹیشن بھی کہاں بنے گا. اور پھر اس کے بعد آپ اس حلقہ نمبر کو یاد رکھ لیں اپنے ذہن میں کہ وہ آپ کا حلقہ ہے. insaf.pk یہ ان کی جو ہے ویب سائٹ ہے، insaf.pk insaf.pk/election2024. تو اس کے اوپر جا کر آپ نے جسٹ وہاں پہ 2 باکسز بنے ہوئے ہیں، آپ نے اس باکس میں جہاں پہ لکھا ہوگا کہ حلقہ نمبر، وہ آپ نے حلقہ نمبر جو آپ کا حلقہ ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے، یعنی اس پہ ٹائپ کر دینا ہے. اس کے بعد وہ سمپلی آپ کے سامنے پورا کھل جائے گا کہ آپ کے حلقے میں امیدوار کون کھڑا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نشان کیا ہے. اور یہ چونکہ آفیشیل ویب سائٹ ہے تو اس میں یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ کوئی آ کے آپ سے فریب کر جائے گا اور کوئی اپنا نام ڈال سکتا ہے. تو یہ آفیشیل ہے، تو اس کا مطلب جو پی ٹی آئی کا جینوئن امیدوار ہے وہی صرف اس حلقے میں وہاں پر آپ کو نظر آئے گا اس کا نام. اور پھر اسی طرح سے صوبائی حلقے میں بھی نظر آ جائے گا. پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک واٹس ایپ لنک بھی
अटैच किया हुआ है, वो भी आप खोल कर अपना जो हल्के का व्हाट्सएप पूरा इन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है, उसके अंदर भी आप शामिल हो सकते हैं। वहाँ पर भी आपको जो उम्मीदवारों से मुतालिक अपडेट्स हैं वो मिलती चली जाएंगी। तो ये इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, और ये देखिए कितनी कमाल किस्म की वेबसाइट उन्होंने 2-3 दिनों में बना के वो मारी है। आपको बता दिया है कि देख लें, आपने इसलिए आज़ाद लड़वाया सबको कि जनाब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर वोटर सपोर्टर इधर उधर बेचारा निशान लगा लगू के आ जाएगा भले की जगह। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को टैकल करने का बड़ा अच्छा तरीका ढूंढ लिया। इस पर बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जनाब वो तो ठीक है उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन हर कोई तो कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता, हर कोई तो ऐप्स जाके खोल नहीं सकता, हर किसी के पास तो ये ना ही लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और ना ही हर के पास कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मोबाइल होते हैं, तो ये कैसे होगा। तो इसका बड़ा एक मुश्किल तो है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसी बात नहीं है कि जी अब बस मसला ख़त्म हो गया। ज़ाहिर सी बात है, हर कोई और बहुत जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं वो तो यूज़ भी नहीं कर पाते इस तरह से जो स्पेशल अब आईटी की ऐप्स वगैरह होती हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सी बात है कि जो भी कोई नौजवान घर में मौजूद है, ऐसा तो नहीं हो सकता अगर 6-7 अफराद पर मुश्तमिल एक घराना है तो उसमें कोई एक शख्स तो ऐसा होता ही है जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो या कोई भी स्मार्टफोन हो और उसके ऊपर वो यूज़ ना करता हो। तो इतना तो अब आजकल तकरीबन हर घर में कोई ना कोई शख्स यूज़ कर ही रहा होता है। तो कोई अगर एक भी ऐसा आपके घर में मौजूद है या आपके मोहल्ले में मौजूद है तो वो आगे सबको उस चीज़ को बता सकता है कि एग्जैक्टली कौन सा उम्मीदवार है, उसका क्या निशान है। तो ये कोई इतनी अब मुश्किल बात नहीं है इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए। और नौजवानों के पास तो तकरीबन सबके पास ही मोबाइल होते हैं आजकल के दौर में, तो वो इसका एक ज़रिया बन सकते हैं। अब वो कितना इफ़ेक्टिवली बन सकते हैं ये एक क्वेश्चन है, लेकिन बहरहाल एक रास्ता मौजूद है। अब उस रास्ते को कितने लोग अपनाते हैं, कैसे उसको अपना कन्फ्यूजन दूर करते हैं और लोगों तक मैसेज पहुंचाते हैं, ये बहरहाल एक चैलेंज है। देखना ये कि पीटीआई के लोग क्या ये चैलेंज जो है उसके साथ कूप अप कर पाते हैं या नहीं, तो ये एक बहरहाल अलग सवाल है। लेकिन कम से कम अब ये नहीं है चीज़ कह सकते आप कि जी कोई कर नहीं सकता, जान नहीं सकता। तो ये हो गया। अब ये पोर्टल फाल हो चुका है तो आप लोग कोई भी इस पे जाके अपना यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जिस बात की तरफ कि क्या सूरत हाल है जनाब। जो मैं बात कर रही थी खान साहब की, खान साहब की इंटरेस्टिंग किस्म की गुफ्तगू जेल से आती रहती है। आज भी एक दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी। एक तो इमरान खान साहब की तरफ से एक मैसेज आया है जो कि बहुत सारे चैनल्स इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान साहब ने कोई हाथ जोड़कर यानी एक दरख्वास्त डाल दी है कि जी प्लीज़ मेरे साथ जो है वो मुज़ाकरात कर लें, सुलह कर लें। लेकिन ये ऐसा नहीं था। आमतौर पर सहाफ़ी जब कोई सवाल करते हैं तो इमरान खान साहब उसका जवाब देते हुए ये बात कर रहे थे। पहले भी मुज़ाकरात का सवाल तकरीबन हर ही मुलाकात में होता है और इस मुलाकात में भी हुआ और इमरान खान साहब से पूछा गया कि क्या कोई मुज़ाकरात के लिए आप तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार ही रहा हूँ, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैंने मुज़ाकरात नहीं करने। लेकिन बात ये कि संजीदा मुज़ाकरात हों और किस इशू पे कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट है। मैं कोई इसलिए मुज़ाकरात नहीं करना चाहता कि भाई मेरे लिए कोई आसानी पैदा हो जाए या मेरे लिए कोई रास्ता बना दें या मुझे इक़्तिदार दे दें। मेरे उनका वो कहते हैं जब भी मैंने मुज़ाकरात की बात की है वो एक ही एजेंडा होता है, वन पॉइंट एजेंडा, दैट इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और बाजवा साहब से भी वो जब अपनी मुलाकातों का जो पिछले साल हुई थी उसका जिक्र करते हैं तो उस वक्त भी वो मुलाकातें इसी एक पॉइंट पर हुई थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। लेकिन यहाँ पर हमें सूरत हाल नज़र आती है कि उसको काफ़ी ट्विस्ट करके पेश किया जाता है और मुख्तलिफ चैनल्स और रिपोर्टर्स ख़ास तौर पर इस काम के ऊपर मामूर हैं। उनका टास्क ही है कि उन्होंने ये करना है। तो ये आज काफ़ी चीज़ रही। हालांकि अगर कोई मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि मुल्क एक क्राइसिस में है और एक शख्स है जिसकी एक ताकत है और अवाम उसके साथ जुड़ी हुई है, उससे रुजू करने में कोई हर्ज नहीं है। आप इस मुल्क को बहरान से निकालना चाहते हैं, उससे बात कीजिए, वो आपको भी रास्ता दे, अवाम के लिए रास्ता दे, मुल्क के लिए रास्ता निकाले। तो उसको आप माने कि वो एक ज़रूरी एंटिटी है इस मुल्क की, तो फिर ये बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो लोग ये तुले बैठे हैं कि जी उसको माइनस ही करना है तो वो फिर क्या उससे बात करेंगे। लेकिन उसकी जो सुलह की ख्वाहिश है वो इसी वजह से है कि मुल्क बहरान से निकल सके। अगर उस चीज़ को आप बजाय इसके कि उसका फ़ायदा उठाएं और इस मामले को हल करें, उल्टा हम ये देखते हैं कि उसके ऊपर या तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया जाता है और या फिर उसको ख़राब करने के लिए, ट्विस्ट करने के लिए दूसरे अंदाज से पेश किया जाता है। तो ये हमें एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन नज़र आ रही है। इसी तरीके से एक और जो इमरान खान साहब की स्टेटमेंट कल शायद किसी वक्त रिपोर्ट हुई कि इमरान खान साहब ने लतीफ़ कोसा साहब को खरी खरी सुना दी और कहा कि ये तैयारी नहीं करके आता, मैं वकील बदलना चाहता हूँ वगैरह वगैरह। और ये काफ़ी रिपोर्ट हुआ कि जी वो नाराज़ हैं। तो उसके बाद आज इसके ऊपर जो है वो
खबर सामने आई है और इसके ऊपर पता ये चला है कि इमरान खान साहब कोई नाराज़ हो गए हैं, उस वजह से नहीं लतीफ़ खोसा साहब को हटाया, बल्कि चूँकि लतीफ़ खोसा साहब खुद इलेक्शन के भी एक उम्मीदवार हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट उनका हलका है जिसमें वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो उनको ये कहा गया है इमरान खान साहब की तरफ से कि वो अपने हलके की कैंपेन करें और पूरा यानी ज़ाहिर है बिल्कुल चंद दिन रह गए हैं, तो अब वो जो ये लॉयर्स का काम है, जो अदालतों में केस लड़ने का काम है, वो बाकी वकला करें, जो लोग कैंडिडेट हैं वो कैंपेन करें। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त शेर अफजल मरवत साहब भी भरपूर कैंपेन चला रहे हैं। लकी मरवत में तो वैसे आज कमाल ही हो गया, उनका आबाई हल्का भी है, वहाँ उनका कबीला भी है, बहुत ज़बरदस्त मनाजिर थे, बड़ा ज़बरदस्त उनका जोशो खरोश से इस्तकबाल किया गया और बड़ी दबंग उन्होंने तकरीरें भी की। और वो आजकल बड़ी पर्टिकुलर वो जो बड़ा फ़िक्रा मशहूर हुआ था ना, ये हम हैं, ये हमारा झंडा है, ये हमारी पार्टी हो रही है, तो वो उस अंदाज में काफ़ी वो वायरल हुआ था। खैर शेर अफजल मरवत साहब अपने हलके में कर रहे हैं, नईम हैदर पंजोता साहब वो भी अपने हलके में कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब भी अपने हलके में कैंपेन कर रहे हैं, लतीफ़ खोसा साहब को भी अब इमरान खान साहब ने यही कहा है कि आप अपने हलके में कैंपेन करें। मैंने शोएब शाहीन साहब को भी देखा है, वो भी कैंपेन कर रहे हैं। तो जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला हैं, इमरान खान साहब ने उनको कैंपेन करने के लिए कहा है, क्योंकि अब दिन बहुत कम रह गए। तो लतीफ़ खोसा साहब का भी इसी तरह का मामला है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर इस तरह से गलत तरीके से रिपोर्ट किया गया कि जी ये वो नाराज़ हैं, कोई इमरान खान साहब उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो इमरान खान साहब ने इसकी आज तरदीद की है जेल के अंदर। ये हो गया। बाकी जी नाराज़ तो मेहताब अब्बासी साहब हुए हैं और उन्होंने पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया। पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा, देखिए आप बहुत हैरान होंगे ये जानकर कि मतलब केपी की एक बड़ी शख्सियत है। अगर मैं याद करूं तो मुझे तो नून की दो ही शख्सियात का नाम जहन में आता है अगर मैं केपी से बात करूं, एक मेहताब अब्बासी साहब और दूसरे अमीर मकाम साहब। और मेहताब अब्बासी साहब जो हैं वो पहले ही कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे जो नून की जो एक पॉलिसी है उससे अलाइन नहीं कर रहे थे, और मैं ये सोच रही थी कि किसी भी वक्त अलग हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने पीटीआई की हिमायत का ऐलान किया और उसके बाद पीएमएलएन ने भी इस पर सख्त नोटिस लेते हुए उनको पार्टी से ही निकाल दिया। ये खबर आ रही है। तो ये फिर अगेन वही जो बात मैं करती हूँ कि आमतौर पर होता ये है कि जो पार्टी मुश्किलात का शिकार हो उसमें टूट फूट होती है, लोग छोड़ के जा रहे होते हैं। यहाँ उल्टा ही हिसाब हो गया पीएमएलएन के साथ कि जो पार्टी जिसको ये कहा जा रहा है कि वो इक़्तिदार में आ रही है, उल्टा उसके लोग उसको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया ज़रूर है पीएमएलएन के लिए। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर जो मैंने आपसे शुरू में जिक्र भी किया था कि काजी साहब ने भी आज एक खिताब किया उसी वर्कशॉप से जिससे अतर मिनल्ला साहब की खिताब के कुछ निकात मैंने पिछले वीलॉग में आपके साथ शेयर भी किए थे। तो काजी साहब ने भी आज वही भाषण देने की कोशिश की, वही आज़ादी, इज़हार राय, बुनियादी इंसानी हुकूक और चैम्पियन जैसे वो पहले बना करते थे इन चीज़ों के, उसी तरह। लेकिन सच बात यह है कि जब आपके कौल और फ़ेल में तज़ाद आ जाए तो फिर उसके बाद आपकी बात में असर नहीं रहता है। और यही बात आज थी कि आज उनकी शख्सियत में वो एतमाद नहीं था, आज उनकी बात में वो तासीर नहीं थी, क्योंकि उनके फ़ैसले, उनका किरदार वो मुख्तलिफ नज़र आया उस फ़िलॉसफ़ी से, उस नज़रियात से जिसका प्रचार वो हमेशा करते रहे और जिसके ऊपर उन्होंने अपनी एक शख्सियत की अलग ही इमारत खड़ी की हुई थी, वो ज़मीन बोस होती नज़र आई। क्योंकि जब आपका जो वही बात है फ़ैसला वो इसके बरक्स नज़र आता है और बातें आप करते हैं बड़ी बड़ी, तो फिर यही होता है कि आपकी बातों में, आपके लहजे में वो तासीर नहीं रहती। आज उन्होंने एक बात की कि जी हम एक यादगार भी बनाएंगे इंसानी हुकूक के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे आके लोग पिक्चर्स भी बना सकेंगे। तो वैसे ही मेरे जहन में बात हुई कि अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि यादगारें आमतौर पर उन्हीं चीज़ों की बनाई जाती हैं जो नापैद हो जाएं, जो ढूंढने से दस्तयाब ना हों, जो ख़त्म हो रही होती हैं, सफ़ाई हस्ती से मिट रही होती हैं। तो फिर हम उन ख़याल को, वो तमाम चीज़ें जो हमें शायद देखने को अब मिलती नहीं हैं, तो हम उसके एक यादगार बना लेते हैं कि जब कभी ये नहीं हो तो चलो हमारे पास एक इस वाक़े की, इस ख़याल की, इस शख्सियत की एक यादगार के तौर पर हम उसको रख लेते हैं। तो बड़ा अच्छा फ़ैसला है काजी साहब आपका, क्योंकि अब इंसानी हुकूक भी पाकिस्तान में नापैद ही हो रहे हैं। इंसानी हुकूक भी अब हमें जो है वो ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं। हमें नज़र आ रहा है कि इंसानी हुकूक की पामाली के बाद अब सिर्फ इनको यादगार के तौर पर ही रखा जा सकता है, क्योंकि अब हकीकत में तो इनका कोई वजूद बाकी वैसे ही नहीं रह गया है। तो ये आपका अच्छा फ़ैसला है, गो अहेड विद दिस। लास्टली जनाब, वैसे तो मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैसेज आपको देना था, 9 मई की साजिश की कुछ सहाफ़ी फिर से बातचीत करें, चलिए इस पे अगले वीलॉग में बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको जाते जाते ये बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब जो है आजकल बड़े सहाफ़ियों पे मेहरबान हुए हैं, और वही पुराना रिवायती तरीका जो मैंने आपको जैसे शुरू में मैंने जिक्र किया, जी किसी के मुंह में पैसे ठूंस दो, किसी को डरा
دو, کسی کے ساتھ کوئی ایسی حرکتیں کر دو کہ لوگ جو ہے وہ آپ کے گن گائیں. تو میڈیا تو سارا انہوں نے اس طرح اپنے ارد گرد کیپچر کیا ہے ان کے منہ بھر کے اشتہارات سے, اور اب انہوں نے صحافیوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کے لیے یہی حرکت کی جی ہم رپورٹرز کو اور کیمرہ مین کو وہ دیں گے, پلاٹس دیں گے, اور اس کے اوپر جی بڑی کلیپنگ بھی ہوئی, بڑے لوگوں نے شور مچایا. تو میں حیران ہو رہی تھی پتہ نہیں ہم صحافی بھی ویسے کیوں اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ ہمیں جہاں پہ تھوڑے پیسے مل جائیں وہیں ان کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب بھول جاتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کیا کیا ہے, تو وہ سب ہم بھول جاتے ہیں. تو بہرحال جی کسی غریب کا بھلا ہو رہا ہے تو مجھے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن مجھے اس بات پہ ضرور اعتراض ہے کہ اس کے پیچھے نیت یہی ہے کہ وہ صحافی جب آپ اوبلائج ہو جاتے ہیں, جب میں اگر کسی سے کوئی پلاٹ لے لوں گی تو میں اس کے خلاف کل کو کیا بات لکھوں گی, مجھے صرف یہ بتا دیں آپ. تو جب آپ کوئی کسی سے فیور لیتے ہیں تو پھر آپ اس کے پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں کانے ہو جاتے ہیں, پھر وہ ایک کمزوری آپ کی ہوتی ہے اس کے پاس. تو یہ فیور لینا میرا خیال ہے صحافیوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے, پھر آپ حق سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے اگر آپ کوئی فیور لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کوئی چیز مل رہی ہے تو وہ ایک الگ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی پالیسی اناؤنس کی ہے اور وہ کسی خاص ایک شعبے کے لیے ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہاں پر جو ہمیں بدنیتی نظر آ رہی ہے وہ فی الحال یہی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کو چپ کروایا جائے, لوگوں کو اپنے حق میں ان کی رائے کو موڑا جائے. یہی کچھ انہوں نے جو وکلا تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کیا ہے, ان کو بھی یہی انہوں نے کام کیا ہے کہ بڑی بڑی کروڑوں کی گرانٹس دی ہیں اور سیاسی طور پر ان کو بالکل ڈیمیج کر کے اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا. ان کے ساتھ بے دردی سے جو سلوک ہوا ہے, جو لوگوں کے ساتھ انسانی حقوق میں سلوک ہوا ہے, اس پہ سب وکلا تنظیمیں کس طرح آپ نے دیکھا ہے کیسی خاموش ہیں. بارز ایسوسیشنز کو آپ دیکھیں کیسے انہوں نے منہ میں جو ہے وہ روپوں سے منہ ان کے بھر دیے کہ ان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل سکتا. تو یہ ہے ساری کہانی. اس لیے مجھے ان پلاٹوں پہ اور ان گرانٹوں پہ اعتراض ہوتا ہے. ویسے تو ٹھیک ہے ہر حکومت کی طرف سے اگر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ان کا مقصد ہوتا ہے نا, جو فعالیت ہوتی ہے تنظیموں کی, وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو بہرحال میری اپنی ایک سوچ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن میں تو اسی نظر سے دیکھتی ہوں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.